डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से जामिया के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी एग्जाम मुझे बताई गई है कि कल ही है, यानी कि 24 को। एंड माय हार्ट गोज टू माय स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम को ले रहे हैं। ए बिट ऑफ डिफिकल्ट एग्जाम, क्योंकि इसमें बहुत सारे अरबिट क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे ऑफ लेट इसमें अरबिट क्वेश्चन कम हो गए हैं, कोर क्वेश्चन ज्यादा हो गए, तो आपको राहत होनी चाहिए। इस बार आशा कीजिए कि अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उतने अरबिट क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब यदि आप वो स्टूडेंट हैं जो DUET दे रहे हैं या CUET, तो आपके मन में क्वेश्चन आते और आप बहुत सारे मुझे कमेंट मिल रहे हैं, ईमेल मिल रहे हैं कि सर आप DUET के क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, मेरे पास में समय तो लिमिटेड होती है, जैसे जैसे एग्जाम आएगा वैसे देंगे। अभी तो DUET की डेट भी नहीं आई है, लेट द डेट कम। एक मैंने पेपर दे दिया, मेरे पास 4 पेपर और हैं, 5 पेपर मैं एनालाइज करता हूँ। 4 पेपर देने में कितने दिन लगते हैं? 5 दिन, 6 दिन। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। CUET की तो हाल इतनी अभी बुरी है उसकी डेट का, तो मुझे नहीं लगता कि वो अगस्त से पहले ले पाएंगे। जुलाई में तो वो UG की ले रहे हैं, तो अभी CUET के लिए काफी टाइम है। अभी फोकस लेट अस डू ऑन जामिया, जिनका एग्जाम बिल्कुल सर पे है। यदि आप जामिया का एग्जाम दे रहे हैं पॉल साइंस का, जिसका एग्जाम 27 का है, तो आप भरोसा रखिए कि आपके लिए 2 पेपर है। एक पेपर आज ही शाम में मैं डालूंगा और दूसरा पेपर जो है 1-2 दिन बाद, और लास्ट मिनट टिप भी देने की कोशिश करेंगे। यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। एक वीडियो मेरे पास में पिछली साल की है, मैंने उसको विड्रॉ किया था अपडेट करने के लिए, लेकिन मैं उसको अभी अपडेट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन सीधा सीधा पिछले वीक का मैं और एक लास्ट ईयर के पेपर में आपको दूंगा, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो भी आज इवनिंग तक आपको मिल जाएगी। सो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर जामिया। सो लेट अस बिगिन दिस टाइम फॉर जामिया। और जो मैं अच्छा, ये यदि आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि ये वो मेरे स्टूडेंट हैं जो CUET DUET दे रहे हैं या कोई भी इवन UGC नेट, तो आपके लिए क्विक रिवीजन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। आप मत समझिए केवल जामिया के लिए। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। यदि आप जामिया का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके पास जो 24 घंटे के आसपास हैं, उसमें मैं कहूंगा कि केवल अपने नोट को रिवाइज करें, बेस्ट टॉप प्रायोरिटी, और जितनी बार कर सकें। सेकंड प्रायोरिटी में पॉल साइंस हेल्प का जो एग्जाम गाइड इंट्रेंस टेस्ट का 2021 है, उसको जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइज करें। पर्टिकुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन एंड जनरल भी, क्योंकि उसमें जनरल क्वेश्चन भी आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के भी उतने ही क्वेश्चन रहते हैं जितने कि पब एड के हैं। देन जो पब एड की जो मैंने अभी 4 साल की डाली है और आज भी एक डालने वाला हूं, तो 5 साल से भी ज्यादा के आपके पास में पास्ट ईयर पेपर है, उसको भी जितनी बार चाहिए उतनी बार रिवाइज कीजिए। और जितने MCQ आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे 50 सेलेक्टेड MCQ जो पॉल साइंस हेल्प के चैनल पे है, मैंने पिछली साल दिया था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जन मॉडल टेस्ट पेपर में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अदर MCQ जहां से भी आप ले सकें उसको प्रैक्टिस कीजिए। इतना ही काम 24 घंटे में कीजिए, खास करके ये 3 काम। और 10 से 11 बार यदि आप रिवाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप टारगेट जोन में हैं। एक बात और मैं कहूंगा कि मैं बहुत बार कहता हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप प्रिपरेशन स्टैंडर्ड थीम, स्टैंडर्ड टॉपिक, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का करें, अरबिट का ना करें। क्योंकि अरबिट का तैयारी नहीं की जा सकती। आप हजारों क्वेश्चन देख लें अरबिट, लेकिन फिर भी अरबिट क्वेश्चन का मतलब ही ये होता है कि आपको बम्प करेगा, तो उसकी तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, 60 to 70% आते हैं। यदि उस पे आपने बार बार रिवाइज किया, तो आपसे छूट ही नहीं सकता और आप कंपीट ही कर जाएंगे, क्योंकि अरबिट सबके लिए अरबिट है। ये जो वीडियो है, ये बहुत क्विक रिवीजन स्टैंडर्ड जो कॉन्सेप्ट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कस्टमाइज है जामिया के 5 साल के पेपर को देख के, वो है। आपको बस जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन को बिना याद किए हुए एग्जाम में मत जाइए। अब आइए जो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जो मैं आपको कहना चाहता हूं। क्लासिकल थ्योरीज यदि आप देखिए, जो शुरू में 1920s से लेकर के और 1930s 35 तक, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, जिसको मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्लोज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उस समय के जो क्वेश्चन, जो थीम जो पूछे जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर का, फ्रेडरिक टेलर, जिसमें कि जो 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 फ्रेजेज हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी किया, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ टाइम मोशन, वर्क फ्लो, टूल इंप्लीमेंट, सब कितना साइज का होना चाहिए, कैसा मेटल कट होना चाहिए, ये सब पे मतलब सब कुछ स्टैंडर्ड कर दो। टूल को स्टैंडर्ड कर दो, आदमी को स्टैंडर्ड कर दो, प्रोसेस को स्टैंडर्ड कर दो, तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक इंसेंटिव दो, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। काम को डिवाइड कर दो बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर, दोनों में हार्मनी होगी तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
सोल फोकस इसका था कि प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी बढ़ाना है लेबर का, कैसे करना है, उस तरह का जो प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट पर, सब चीज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। तो मैन को एकदम एक मशीन की तरह इसने ट्रीट किया, जैसे कॉग इन द व्हील होता है। ये इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट था, मतलब कि मैन जो है इकोनॉमिक इंसेंटिव से ही गाइडेड होता है, जिसको बाद में मायो ने काट दिया। स्टैंडर्डाइजेशन पे था कि स्टैंडर्डाइज कर दो टूल को, उसको जनरलाइज कर दो, मतलब एकदम कहीं भी उसको जो है अमेरिका से लेके इंडिया तक में उसको लागू किया सकता है। यूनिवर्सलाइजेशन भी इसका एक प्रिंसिपल हो गया। सेपरेट कर दो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को, आपको पता है उन्होंने दो टाइप के फोरमैन बनाए थे। एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो मैनेजर्स पे, वो हर जॉब में इन्वॉल्व हो, ये नहीं कि बस एक बार छोड़ दिया और वर्कर को करने दे। देन उनका डिफरेंशियल रेट सिस्टम दो, मतलब कि जो जितना काम करेगा उसके बेसिस पे अलग अलग लेबर को अलग अलग पे करो, उसको पीस रेट सिस्टम कहा गया। ये सब टर्म मैं कल आपको याद दिला रहा हूँ, ये सब पूछा जा सकता है। देन उन्होंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि फंक्शनल फोरमैन होंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरह से अरेंज किया जा सकता है, ज्योग्राफिकली, टेरिटोरियली एंड ऑल, या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये फंक्शनल था कि जो जो जैसे कि कोई एक मेटल कटिंग है तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट होगा। देन फंक्शनल फोरमैनशिप उसी से जुड़ा हुआ है, ये सब सब पूछा जाता है। मेंटल रिवोल्यूशन आपको पूछा जाता है। मेंटल रिवोल्यूशन इनके अनुसार से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था एटीट्यूड में बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, जिससे कि दोनों में हार्मनी रहे और पूरा उनका चेंज हो जाए एटीट्यूड, कैसे काम करना है वर्क प्लेस पे। मेंटल रिवोल्यूशन। एंड ट्रिविया इसमें यह है कि लुइस ब्रांडिस नाम के व्यक्ति ने कॉइन किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को 1910 में, लेकिन इसको पॉपुलर आप जानते हैं कि टेलर ने बनाया। तो ये कहीं किसी किसी पेपर में पूछा गया है, लुइस ब्रांडिस याद कर लीजिए। देन आइए ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वेबर का। वेबर आपको पता है ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट थे। उनका बेसिकली एक लाइन का कहना था कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑथोरिटी रैशनल होती है, और रैशनलिज्म के आधार पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी गुड सेंस में उन्होंने कहा था। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का जो फीचर्स है वो है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जो टेलर ने भी कहा, एक्सपर्टाइज होगी, स्पेशलाइजेशन होगा, उसमें एक हिरार्की होगी, मतलब चेन ऑफ कमांड ऊपर से लेके नीचे। इम्पर्सनल रिलेशन होगा, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं हुआ, कुर्सी पे कौन बैठा हुआ इससे पता, मतलब ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कुर्सी की इज्जत की जाती है, उस पे चाहे कोई भी बैठ जाए। रूल एंड रेगुलेशन पे आधारित होगा, ये नहीं कि चेहरा देखो और उस तरह से होगी। रैशनल एंड लीगल ऑथोरिटी होगी, मैंने बता दिया। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, ये नहीं कि जात पात या तुम्हारे परिवार खानदान देख करके। कैरियर ओरिएंटेशन होगा, मतलब एक फिक्स कैरियर पाथ होगा, लॉयल्टी होगी। और तीन टाइप का ऑथोरिटी जो वेबर देते हैं, ये तो अभी भी पूछा जाता है हर एग्जाम में, ट्रेडिशनल, करिस्मेटिक एंड रैशनल लीगल। रैशनल लीगल ऑथोरिटी जो है मॉडर्न एरा की बात है, ये दोनों जो है पुराने जमाने की बात है। इसमें ट्रिविया ये है, ट्रिविया मतलब मैं दो बार वर्ड यूज कर, ट्रिविया मतलब कि ऐसे छुपे हुए फैक्ट जो कि पूछ देते हैं, क्विज जिसको कहते हैं, कि विंसेंट ग्वारनी जो है फ्रांस के, उन्होंने फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में ब्यूरोक्रेसी टर्म जो है वो कॉइन किया था, ये पूछा जाता है। हेनरी फायोल, हेनरी फेवल से जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वो है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो उनकी है, उनकी बुक भी याद कर लीजिए, आगे मैंने दिया भी है। वो 14 को सीधा याद कर लीजिए, मैंने कई जगह दिया है, नेट पे जाकर अभी भी देख लीजिए, उसे पूछा जाता है। उसमें ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन से 14 प्रिंसिपल के अंदर नहीं आते हैं। देन उन्होंने 5 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी दिया, जो छुपा हुआ फैक्ट है, उसको POCCC कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इससे प्रभावित होकर के जो है पोस्ट कॉर्प जो है वो उससे प्रभावित लगती है, क्योंकि ये बाद में गुलिक ने दिया, ये POCC POCCC पहले जो है फेयोल ने दिया था। उन्होंने मैनेजरियल 6 एबिलिटीज भी बताया था, फिजिकल, मेंटल, मोरल, एजुकेशनल, टेक्निकल, एक्सपीरियंस, ये भी पूछा जाता है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, ये भी पूछा जाता है। गुलिक एंड उर्बिक उनके साथ में हमेशा रहते हैं, लेकिन लोथार गुलिक नहीं ये सब लिखा है। पोस्ट कॉर्प जो है, इसके फुल फॉर्म तो आपको बिना, मतलब ये सब जितनी मैं बता रहा हूं ना, इनको बिना याद के एग्जाम में मत जाइए। मैं ऐसे लाइटर सेंस में बोल रहा हूँ, डोंट गो टू एग्जामिनेशन विदाउट रिमेंबरिंग ऑल दिस। तो पोस्ट कॉप का फुल फॉर्म बिना याद किए हुए मत जाइए। देन 4 प्रिंसिपल्स जो ऑर्गेनाइजेशन का गुलिक ने दिया वो था पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, ये भी जो है पूछा जाता है। तो आप यहाँ देखिए 4 प्रिंसिपल, यहाँ देखिए 5 प्रिंसिपल, और यहाँ 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, ये सब जो है याद करके जाइए। अब आइए नियो क्लासिकल और मॉडर्न कुछ यदि थिंकर को लें, तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, इल्टन मायो आपको सब पता है। इनको फादर ऑफ बिहेवियरल रिवोल्यूशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब छुपा हुआ फैक्ट है। इनका जो हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट है उसका डेट भी पूछा जाता है, तो ये 1924 से 32 के बीच में हुआ था। ये पूछा जाता है कब हुआ था, और इसका जो सीक्वेंस है वो पूछा जाता है। तो पहले उन्होंने किया ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम, फिर ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट जो इंटरव्यू था 21,000 लोगों का,
था, और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट जो ग्रुप डायनेमिक्स के लिए था। अब यहाँ इसके अंदर घुस के पूछा जाता है कि रेट बस्टर क्या होता है, स्क्विलर क्या होता है, चिजलर क्या होता है। ये सब बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में जो ग्रुप डायनेमिक्स का था, टीम में कैसे नॉर्म डेवलप हो जाता है जो ऑर्गेनाइजेशनल रूल से अलग हो जाता है। उसमें रेट बस्टर वो है जो कि ग्रुप नॉर्म के अनुसार जो रेट तय किया गया काम का उससे ज्यादा काम करता है, उसको बुरा माना जाता है। और जो चीजलर होता है वो उल्टा होता है, वो ग्रुप नॉर्म से जो है कम काम करता है। और स्क्विलर जो है चुगलखोर होता है, वो ग्रुप की बात जाके मैनेजमेंट को बताता है। ये तीनों आपको टर्म याद रखने चाहिए। देन ये सब टर्म पूछा जाता है कि मायो ने जो है इकोनॉमिक मैन से जो है सोशल मैन का कॉन्सेप्ट लाया, कि जो वर्कर होते हैं वो प्योर इकोनॉमिक इंसेंटिव से गाइडेड नहीं होते हैं, वो बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं, पर्टिकुलरली सोशल, ह्यूमनिस्टिक, साइकोलॉजिकल, उससे भी अफेक्टेड होते हैं। वो अपने घर से जब आते हैं तो वो जुड़े होते हैं सोसाइटी और फैमिली में, और वही चीज लेकर के वो इम्बेडेड मैन होते हैं, वो ऐसे एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिक मैन नहीं होते हैं। इसलिए नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव पे उन्होंने जोर दिया। ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक सोशल सिस्टम बता दिया, ये कोई मशीन टाइप का नहीं है। तो ये कितना डिफरेंट था टेलर से, समझ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग थ्योरी साइमन का जो है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को साइट ऑफ डिसीजन मेकिंग बताया। उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, एक डिफरेंट साइड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, और एक्शन क्या है, वो आउटकम ऑफ डिसीजन और कुछ नहीं है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने, जो जितना अभी आप सुन रहे हैं, जो फायोल और टेलर, वेबर, इन सब को, गुलिक, उर्विक, उनको उन्होंने काट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको वो यूनिवर्सल मानते हैं कि इंडिया से लेके यूएसए तक में लागू होगा, वो सब बेकार की बातें, वो प्रोवर्ब है, मिथ है, उसमें कुछ भी साइंस नहीं है। देन ही यूज मेथड ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये काफी पूछा जाता है। ये वियना सर्कल को बिलोंग करते थे एक तरह से, और वहां पे लॉजिकल पॉजिटिविज्म का जोर था। यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं क्या होता है, मैंने कई बार बताया है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि ही यूज द मेथड ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। देन उन्होंने रैशनल डिसीजन मेकिंग का थ्योरी दिया। उनका कहना था कि रैशनल डिसीजन मेकिंग जो होता है, यहाँ देखिए रैशनलिटी दूसरी बार आ रही है। वेबर ने कहा कि रैशनल ऑथोरिटी जो होती है वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करती है। साइमन का कहना है कि डिसीजन मेकिंग रैशनल होती है तो मतलब कि वो अच्छा डिसीजन है। 3 स्टेप है इसमें। इंटेलिजेंस, जहां पे कि आप इंटेलिजेंस मतलब आप प्रॉब्लम को स्कैन करते हैं, यहाँ वैल्यू पिक्चर में आ जाती है। आप गोल एंड सेट करते हैं कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये डिसीजन होगा। डिजाइन में जो है आप जितने अल्टरनेटिव हैं उसको आप रैंक करते हैं, उसका कॉस्ट बेनिफिट निकालते हैं और देखते हैं कौन बेस्ट अल्टरनेटिव है। और लास्ट जो चॉइस फेज है उसमें आप एक अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव को चुन लेते हैं। लेकिन रैशनलिटी कंप्रिहेंसिव होती नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास लिमिटेड टाइम, एनर्जी होती है। कंप्रीहेंशन कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, बायसेस, मेनी थिंग जो है रैशनलिटी को बाउंडेड कर देती है। इसलिए उन्होंने बाउंडेड रैशनलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। अभी तो और भी आगे चला गया है। हम माना जाता है कि बाउंडेड रैशनलिटी भी हम ह्यूमन में नहीं है, हम लोग इरैशनल डिसीजन लेते हैं और बाद में उसको रैशनलिटी रीजन से उसको जस्टिफाई करते हैं। तो बाउंडेड रैशनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये साइमन ने दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इकोनॉमिक मैन नहीं होता है जो कि रैशनल डिसीजन ले सकता है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है जो कि सेटिस्फाइसिंग होता है, मतलब गुड एनफ डिसीजन लेता है। वो बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास वही लिमिटेशन होती है जो मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने वैल्यू फैक्ट सेपरेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया। इनका कहना था कि इंटेलिजेंस फेज में वैल्यू प्रोमिनेंट है। आप एक बार वैल्यू से गोल या एंड सेट करते हो जो डिसीजन मेकिंग का एम होता है, लेकिन बाद में जो डिजाइन एंड चॉइस फेज जो है सब जो है फैक्ट ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट चॉइसेस हैं, और फैक्ट और वैल्यू अलग होने चाहिए, सेपरेशन अभी उसको भी नहीं माना जाता है। यदि आप फॉलोइट कर लीजिए, जबकि जो कि सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये आपको पूछा जाता है, ये यूजीसी नेट से ये कॉपी पेस्ट करते हैं। इनका जो 2 बुक है, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, इसको याद कर लीजिए। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये, चूंकि ये वुमेन थी, इन्होंने काफी सारे बहुत ही जो आप बोलते हैं ना, इम्पैथी, पार्टनरशिप, साइकोलॉजिकल, मतलब सबॉर्डिनेट और कोई सुपीरियर में कोई फर्क नहीं होता है। इस टाइप का नहीं है कि बॉस है और सबॉर्डिनेट है, सब पार्टनर हैं। तो इन्होंने 3 टाइप का जो है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रिंसिपल दिया। डोमिनेंस, कंप्रोमाइज, इंटीग्रेशन। बहुत बार पूछा जाता है। उनका कहना था कि डोमिनेंस बेकार है, कंप्रोमाइज भी अच्छा नहीं है, इंटीग्रेशन गुड है, विन विन सिचुएशन। इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। इन्होंने सर्कुलर रिस्पॉन्स का भी कॉन्सेप्ट दिया। इनका कहना था कि जब जब कन्फ्लिक्ट में हम लोग बातें करते हैं ना, तो एक आदमी जो बोलता है वो केवल अभी जो इमीडिएटली आपने कहा है उसका जवाब नहीं होता है, वो बहुत सारे पिछले सवालों का जो उसके जवाब होते हैं, मतलब कि सर्कुलर रिस्पॉन्स होता है। मतलब एक बार आपने कहा, वो आदमी के सामने वाले के दिमाग में घुस जाता है और फिर जो वो जवाब देता है वो आपके बहुत सारे पिछले सवालों का जवाब होता है, सर्कुलर रिस्पॉन्स।
देन चेस्टर बर्नैर्ड भी जो है ये भी यूजीसी नेट से घुस गया है इसमें। इनका जो बुक है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वो जरूर जानिए। चेस्टर बर्नैर्ड से जो है साइमन इन्फ्लुएंस थे, ये भी पूछा जाता है, यूजीसी नेट से लिया गया है। इनका ये कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल कोऑपरेटिव वेंचर है। ऑर्गेनाइजेशन एक साइट ऑफ कम्युनिकेशन है। अब ये डिसीजन मेकिंग से कम्युनिकेशन में आ गए। ये ऑथोरिटी पे भी इन्होंने बहुत काम किया। इनका कहना था, और साइमन का भी, कि ऑथोरिटी लाइज इन द कॉन्सेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट। मतलब बॉस के पास ऑथोरिटी नहीं होती है। ऑथोरिटी जो है, मतलब आपका बॉस का कोई आज्ञा मान लेता है सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट के मानने पे है। मतलब ये बहुत एक अजीब डायनेमिक मतलब रेडिकल कॉन्सेप्ट था ऑथोरिटी का, कि बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट। और ये जामिया ने पूछा भी है। सो ये जान लीजिए। इसके अलावा उन्होंने ऑथोरिटेटिव ऑर्डर कैसा होता है, जो ऑर्डर की माना जाएगा, वो फिजिबल हो, मतलब सबऑर्डिनेट कर पाए, इंटेलिजिबल हो, सबऑर्डिनेट समझ पाए, अलाइंड हो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से, ये नहीं कि आपके पर्सनल पर्पस जुड़ा हुआ हो। और तो ये सारे फीचर यदि होंगे तो वो ऑर्डर ऑथोरिटेटिव होगा, मतलब माना जाएगा। और ऑथोरिटी क्या होती है? लेजिटिमेट पावर को ऑथोरिटी कहते हैं। उन्होंने जोन ऑफ इनडिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया, और इसी से मिलता जुलता हुआ साइमन ने जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। दोनों याद कर लीजिए। जोन ऑफ इनडिफरेंस वो एरिया होता है सबऑर्डिनेट के कॉन्सेंट में, मानने में, जिसमें कि वो आंख मूंद के अपने बॉस का जो है ऑर्डर को मानता है। वो मतलब कि ऑटोमेटिक मशीन टाइप से मानता है। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया, जैसे कि आप गवर्नमेंट में देखेंगे, यदि बॉस घंटी बजाता है और सबऑर्डिनेट आता है और बोलता है कि एक कप चाय पिला दो, तो वो कभी, मतलब कि प्यून को मैं बोल रहा हूँ, प्यून कभी सोचेगा भी नहीं कि मैं चाय क्यों पिलाऊं। वो एकदम सीधा बोलेगा यस सर। या यदि बॉस बोलता है कि ये फाइल को उसके यहाँ ले जाओ, तो वो कभी सोचेगा ही नहीं कि मैं फाइल को क्यों ले जाऊं। ये कोई, लेकिन यदि बॉस बोलता है कि ये पैसे लो और मेरे घर में सब्जी पहुंचा दो, तो वो एक क्वेश्चन मार्क करेगा। वो जोन ऑफ इंडिफरेंस से बाहर निकल जाता है। इसको जोन ऑफ इंडिफरेंस कहते हैं। देन उन्होंने कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कहना था कि इंप्लॉय को कुछ मिलता है, सेटिस्फेक्शन, और वो कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ये दोनों में यदि इक्विलिब्रियम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा। यदि कोई एक दूसरा मतलब कि ऊपर नीचे हो जाए तो सब बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। साइकोलॉजिकल थ्योरी 3 आप जरूर जान लीजिए। ये पूछा जाता है, इसने भी पूछा, जामिया ने भी पूछा। और ये पूरे जो मैं आपको बता रहा हूं, जामिया के 5 साल के पेपर को देखते हुए कस्टमाइज बता रहा हूं। वैसे तो बहुत स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो हर एग्जाम के लिए आपको पब्लिक एड में जानना चाहिए। फ्रेडरिक हर्जबर्ग का आपको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जानना चाहिए, जिसको 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ये बेसिकली ये कहता है कि देयर आर 2 काइंड ऑफ मोटिवेशन। एक सिंपली जो है हाइजीन टाइप का है, मतलब उसको होगा तो वो ठीक है, मतलब आपको प्रोडक्टिविटी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं ले जाएगा। नीचे जरूर ले आ सकता है कि आपको बैठने का स्थान, गर्मी, ठंडा, रेस्ट जो पीरियड होता है, ये सब चीजों को कंपनसेशन, ये सब आपका ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, जैसे कि रिकॉग्निशन है, अवार्ड है, उसका वर्क को वर्थवाइल बना दीजिए, ये चीजें जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को ऊपर ले जाता है। तो यदि आप 2 पार्ट में बांट देंगे जो फैसिलिटी आप दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्टिविटी को ऊपर ले आते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर, उसको करना चाहिए। देन अब्राहम मैस्लो का जो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड है, ये तो इतना सेमिनल है। मैंने कितनी बार आपको बताया। मैं यहाँ फोटो, सॉरी, यहाँ फोटो खींचते हैं। ये इस तरह का फिजियोलॉजिकल नीड, और उसके ऊपर सोशल नीड, और उसके ऊपर सेल्फ एस्टीम नीड, और फिर एक्चुअलाइजेशन नीड, ये जो है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी उन्होंने दिया था। डगलस मैकग्रेगर ने जो है थ्योरी एक्स एंड वाई दिया था। ये सब साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी से आई हुई है। आप देख सकते हैं कि वेबर एंड अदर कितने जो सोशियोलॉजी से आती है, तो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब से जो है पॉलिटिकल साइंस इनरिच होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनरिच हुआ है। मैकग्रेगर ने जो दिया है वो थ्योरी एक्स वाई, ये कहता है कि 2 टाइप के इंप्लॉय या सबऑर्डिनेट आप देख सकते हैं। एक जिसको ऑलवेज किक चाहिए होता है कि ये करो, ये करो, ये करो, तब वो करता है, वो जो है एक्स टाइप के सबऑर्डिनेट हैं। वाई टाइप के सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो अपने ही पैशनेट होते हैं, वो काम में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। यदि उनको आप ज्यादा पुश करोगे, ये करो, ये करो, तो उनका प्रोडक्टिविटी गिर जाएगा। तो आपको इंप्लॉय को भी 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, और उसी ढंग से लीडर को या बॉस को बिहेव करना पड़ेगा। अब यदि हम एनपीए, एनपीएम, एनपीएस और गुड गवर्नेंस, जीजी मतलब गुड गवर्नेंस पे आए, तो एनपीए में जो आपको बातें याद रखनी है कि ये वॉल्डो और फ्रैंक मैरिनी ने इसको पुश किया था, और ये फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 से ये जो है प्रकाश में आया था। उसके पहले फिलाडेल्फिया वहां पे कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, हनी रिपोर्ट आई थी, ये सब भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये सब बहुत डीप अंदर हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 से आई। ये बुक को आप भूल नहीं सकते, जो फ्रैंक मैरिनी ने एडिट किया था, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में। उसी से एनपीए की शुरुआत मानी जाती है। इसके जो 5 थीम है वो सब बता देता है कि ये उस समय के
कंपैरिजन में ज्यादा रिलीवेंट बनाना था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, वैल्यू लोडेड था, वैल्यू न्यूट्रलिटी को खत्म करना था, जो साइमन ने जिस तरह से कहा था वैल्यू लोडेड था, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल वैल्यू के करीब जा रहा है, या सोशल वैल्यू वैल्यू जो है वो घुस जा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो सेपरेटेड नहीं है। इक्विटी का कॉन्सेप्ट था इसमें, सोशल जस्टिस भी आता है, गरीब गुरुआ मार्जिनलाइज सबल्टन को कैसे आगे लेकर के चले, समाज में कैसे जो है इक्विटी मेंटेन रहे। इट वाज चेंज ओरिएंटेड, स्टेटस कोइस्ट नहीं था, एंड क्लाइंट फोकस था, मतलब कि सिटीजन को जो है आप बहुत फोकस सेंटर में रख के करें। तो ये 5 थीम एनपीए के हैं, ये बार 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 पूछे जाते हैं। एनपीएम जो कि करीब इसके समझिए 20 साल बाद करीब आया, जो कि सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1988 में उभर के आया। वहां पे ऑसबॉर्न और गैबल टेडलर ने जो बुक लिखा था री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, वो एक सेमिनल बुक बन गया। जैसे ये बुक जो है मैरिनी की फर्स्ट सॉरी ये एनपीए लेके आया, तो ये एनपीएम लेके आया, इसलिए इस बुक को आप भूल नहीं सकते हैं, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ये बार बार पूछा जाता है। देन इसमें एक लाइन जो था ना, जिससे कि आपको सब समझ में आना चाहिए कि ये क्या था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट प्रैक्टिस और स्टाइल को अपनाना है। प्राइवेट सेक्टर का क्या है कि प्रॉफिट मोटिव रखनी है, एंटरप्रेन्योरशिप रखनी है, कस्टमर सिटीजन को कस्टमर समझना है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होना है, इफिशिएंट होना है, कम से कम पैसे में काम करना है, डिसेंट्रलाइज होना है, कंप्यूटर का यूज करना है, परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना है, बेसिस पेमेंट का बेसिस डिफरेंशियल होगा, जो जितना काम करेगा लाइक दैट। सो ये सब सारी जो बातें हैं, इफिशिएंट, इकोनॉमिक, डिसेंट्रलाइज, रिजल्ट ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अप्रेजल, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, आउटसोर्सिंग, सिटीजन एज कस्टमर, ये सब टर्म आपको याद रखना है, एनपीएम से जुड़ी हुई है। लेकिन बेसिक ये बात है, जो एनपीएस है उससे एक ही चीज पूछा सकता है कि ये किसने दिया था। इन्होंने एक बुक लिखा था, रॉबर्ट डैन हार्ट, अपनी पत्नी के साथ भी इन्होंने लिखा था, न्यू पब्लिक सर्विस, सर्विंग नॉट स्टीयरिंग। ये बेसिकली जो है पब्लिकनेस, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको वापस जो है री इन्वेंट करना था, जो कहीं ना कहीं खो गया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। इनफैक्ट एनपीएम का 10-12 साल में ही बहुत रिएक्शन हुआ पूरी दुनिया में कि ये बहुत गलत है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिकनेस ही खो गई, ये प्राइवेट सेक्टर जैसा हो गया। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा, उसके रिएक्शन में न्यू पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट आया था, सर्विंग नॉट स्टीयरिंग। और उसी का कल्मिनेशन हुआ गुड गवर्नेंस में, जो अब स्टैंडर्ड मॉडल माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। गुड गवर्नेंस ये जो 1992 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट से उभर के आया, ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा जा चुका है, जामिया ने भी पूछा है। इसमें जो 7-8 जो इसके की टर्म है गुड गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस क्या है, सबका मिला जुला, आप समझिए एनपीए, एनपीएम, एनपीएस, सबका एक अच्छा जो गवर्नेंस है। और यहाँ पे गवर्नेंस पे फोकस चला गया, ना गवर्नमेंट पे। गवर्नेंस जो है वो अलग है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट स्टेट की एग्जीक्यूटिव आर्म है, जो जो सत्ता होती है सॉवरेन, उसको वो यूज करता है। गवर्नेंस जो है उसमें स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर, सिविल सोसाइटी, मीडिया, एनजीओ सब मिल करके जो कंट्री के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये गवर्नेंस है। मतलब कैसे डिसीजन लिया जाता है, कैसे एक्शन इंप्लीमेंट किया जाता है बाय ऑल द एक्टर्स, जिसमें कि चीफ एक्टर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है, वो गवर्नेंस है। तो और उसका यदि गुड हो गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस है, इसमें पार्टिसिपेशन होगा, मतलब कि नॉन स्टेट एक्टर्स का भी, पीपल का भी, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, चेहरा देख के नहीं, ट्रांसपेरेंट होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, अकाउंटेबल होगा, सोशल इक्विटी होगी, ये एनपीए से लिया गया, इंक्लूसिवनेस होगा, ये भी एनपीए का है, मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल होगा, गवर्नेंस अप्रोच होगा, ना कि गवर्नमेंट अप्रोच। अब यहाँ पे 2-3 छुपे हुए फैक्ट क्या है कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ये जामिया को बहुत प्यार है, ये उन्होंने काफी बार पूछा है, ये 2017 में न्यू दिल्ली में खोली गई नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इसकी ब्रांच है मसूरी में, ये भी पूछा गया है जामिया के द्वारा। 25 दिसंबर को ये ग्लोबल गवर्नेंस गलत लिखा है, जीजी डे कह लीजिए, गुड गवर्नेंस डे इंडिया में मनाया जाता है। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, ये भी पूछा गया है। इस साल डिसाइड किया गया इसको गुड गवर्नेंस वीक बनाया जाएगा, जिस वीक में फॉल करेगा 25 दिसंबर। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है एनपीए, एनपीएम, एनपीएस, जीजी के बारे में। ओके, अब आइए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक तरह का रिपीटेशन है लेकिन थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन अलग है। देखिए क्लासिकल प्रिंसिपल जो टेलर, वेबर, फायोल, गुली कुर्वी का आपने देखा, उसमें जो है उसको मैकेनिस्टिक थ्योरी कहते हैं। क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां ऑर्गेनाइजेशन एक क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, मशीन की तरह सब कुछ जो है फिक्स है, जनरलाइज्ड है, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे चलता है, जो यूनिवर्सलाइज किया सकता है, हर जगह लागू हो सकता है। मैन जो है मशीन के जैसा है। और क्लोज्ड का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन यदि ये है और उसका लार्जर इन्वायरमेंट ये है, तो इससे बिल्कुल कटा हुआ है, उसको कोई लार्जर इन्वायरमेंट से मतलब नहीं है, क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
तो ये जो है अब नहीं इसको माना जाता है, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, फायोल, गुलिक, उर्विक सबका आता है। ह्यूमन रिलेशन, इसमें पूछा गया जाता है क्लासिक प्रिंसिपल को, ऑर्गेनाइजेशन को मैकेनिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी उसका आगे का वर्जन है, जहां की ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम मायो ने कहा। फिर डिसीजन मेकिंग थ्योरी आई, साइमन का एंड मेनी अदर्स, जिन्होंने की ऑर्गेनाइजेशन को एक साइट ऑफ डिसीजन मेकिंग कहा। इकोलॉजिकल थ्योरी उसके ऊपर भी आई, जैसे रिग्स का या गॉस का। उसमें ये कहा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन होता है, वो अपने इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, इसलिए इकोलॉजिकल उसके साथ बैलेंस बनता है, वो गिव एंड टेक होता है। जैसा सोशियो कल्चरल इकोसिस्टम होगा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन बिहेव करने लगेगा। खास करके प्रिज्मेटिक सोसाइटी में तो ये बहुत ही ज्यादा है, मतलब डेवलपिंग कंट्री में। तो ये एक तरह का ओपन थ्योरी होने लगा। यहाँ पे डी मैगियो एंड पावल का एक छुपा हुआ फैक्ट है कि इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि मतलब एक पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में से इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, 10 20 25 साल बाद सब एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट का उस पर असर पड़ता है। आइसोमॉर्फिज्म मतलब एक जैसा हो जाते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये बर्नार्ड, कार्ल ड्यूस का नर्व ऑफ द गवर्नमेंट याद कीजिए, बर्नार्ड का फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब उनका कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कार्ल ड्यूस का कहना था कि गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स जो है वो कुछ नहीं है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, ऑल कम्युनिकेशन। उसी तरह बर्नार्ड का भी कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, सोशल सिस्टम भी, कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मूनी एंड रिले ने दिया है, ये फिर अगेन यूजीसी नेट से कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये जामिया पूछता है तो जान लीजिए, इन्होंने 4 दिया था। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस। स्केलर प्रोसेस मतलब हिरार्की को कहते हैं, चेन ऑफ कमांड ऊपर से लेकर नीचे तक। फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो कि वेबर ने भी दिया है। लाइन एंड स्टाफ, लाइन स्टाफ मैंने कितनी और बताया है, लाइन एजेंसी वो होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका मेन ऑपरेशनल काम करती है, जिसका कि हायरार्की ऊपर से टॉप डाउन होता है। जो स्टाफ एजेंसी होती है वो सपोर्ट, एडवाइजरी एंड एक्सपर्टाइज टाइप की फंक्शन देती है, जैसे लीगल, मेडिकल या इस टाइप की टेक्निकल। इसका जो जुड़ता है लाइन से वो हॉरिजेंटली जुड़ता है। इसका जो ऑर्गेनाइजनल जो चेन ऑफ कमांड जो है हॉरिजेंटल होता है, क्योंकि यहाँ पे लीगल के हेड रहेंगे, यहाँ मेडिकल के हेड रहेंगे, यहाँ पे टेक्निकल हेड रहेंगे, लाइक दिस, इस टाइप का होता है। इसके अलावा थर्ड जो है वो ऑक्सिलरी एजेंसी होती है, जो हाउस कीपिंग जॉब, हॉर्टिकल्चर, कैंटीन चलाना, छोटा मोटा काम जो करते हैं। स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, गैंग प्लैंक, ये 4 जो है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता है। स्केलर चेन जैसा मैंने बताया, स्केलर प्रोसेस वो हायरार्की को कहते हैं, चेन ऑफ कमांड जो ऊपर से लेके नीचे तक होती है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक ये होता है कि एक सबऑर्डिनेट का बस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस है। मतलब यदि ये सबऑर्डिनेट है एस, तो उसका दुनिया में मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक बॉस है, ऐसा नहीं है कि उसका 2 बॉस है। लेकिन इस प्रिंसिपल को जो है, जैसे हर्बर्ट साइमन है, टेलर है, ये सब काटते हैं। वो कहते हैं कि ये स्पेशलाइजेशन को जो है हार्म करता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि एक वर्कर का एक टेक्निकल एक्सपर्ट हो, एक टेक्निकल एक्सपर्ट बॉस हो और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड कई जगह जो है वो फीजिबल नहीं होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक बॉस कितने सबऑर्डिनेट को एक साथ हैंडल कर सकता है, मतलब एक बॉस के अंडर में डायरेक्टली कितने सबऑर्डिनेट को रखे जा सकते हैं, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन का एज कितना है, सबऑर्डिनेट कितना ट्रेंड है, बॉस की एबिलिटी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का रूल रेगुलेशन, हायरार्की प्रिंसिपल कैसा है, मेनी मेनी अदर। गैंग प्लैंक जो है, ये हेनरी फयोल ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये बहुत बार पूछा जाता है। बेसिकली इसमें जो टेम्पोरली जो है, वो जो नॉर्मल चेन ऑफ कमांड जिसको स्केलर प्रोसेस बोलते हैं, उसको कट करके जब हॉरिजेंटली 1 to 1 जो कम्युनिकेट की जाती है, एक डिवीजन के एम्प्लॉय ए दूसरे डिवीजन के एम्प्लॉय बी से सीधा जब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है टेम्पोरली, जस्ट टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। अदरवाइज उसको ऐसे जाना पड़ता, कम्युनिकेशन में ऐसे जाना पड़ता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सो ये चारों को अच्छी तरह याद कर लीजिए। देन टिपिकल फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन से तो बहुत क्वेश्चन जामिया पूछता है। एक तरह से ये आधा समझिए कॉन्स्टिट्यूशन में फोकस है, आधा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसमें से मैं पूरा ले ही नहीं सकता, अदरवाइज तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। लेकिन जो टिपिकल फैक्ट जो इन्होंने पूछा है, फंडामेंटल राइट जो है, ये सब जो आर्टिकल के तहत जो है इसको पढ़ लीजिएगा। ये फॉरेनर को भी अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन को भी। आप देख सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड राइट टू एजुकेशन एंड ऑल। ये राइट टू एजुकेशन
फंडामेंटल राइट जो 15, 16, 19 मतलब ये सब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, कल्चरल राइट है, ये सब केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को, तो ये याद कर लीजिए। देन ये सब आर्टिकल पूछे गए, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, टाइटल हटा देना आर्टिकल 18, 29, 30, माइनॉरिटी एंड कल्चरल राइट्स जो हैं, डीपीएसपी 48 ये एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, 41 जो है वो आप चेक कर लीजिए, 41 में बहुत बहुत सारे हैं वर्कर के बेनिफिट से रिलेटेड एंड सोशल असिस्टेंट ओल्ड एज में इस टाइप का जो चीजें हैं, 41 को एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप। 74 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। 75 प्योरली प्राइम मिनिस्टर के बारे में एकमात्र जो ठीक से लिखा गया वो 75 है। 76 जो है वो सीएजी 76 सॉरी एजी के बारे में, अटॉर्नी जनरल जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। 78 जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 123 पूछा गया है जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालता है। 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे कंस्टिट्यूट होती है। सीएजी के बारे में 148 में लिखा गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 142 जो है अभी न्यूज में था इसलिए मैंने दे दिया है, वो पूछा नहीं गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर देती है, कोई भी ऑर्डर गवर्नमेंट टाइप से निकाल सकता है जस्टिस को फुलफिल करने के लिए, तो उसके सामने मामला विचाराधीन हो। 143 उसकी एडवाइजरी पावर सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रेसिडेंट को दे सकता है। 144 एक बड़े छुपी हुई आर्टिकल है जो ये कहता है कि ऑल सिविल जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी है इंडिया में वो सुप्रीम कोर्ट के असिस्ट एंड एड करने के लिए काम करेंगे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को हर सिविल एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में हेल्प करेगा टू 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 डिस्पेंस जस्टिस। 243 जो है ये आर्टिकल पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, दो पार्ट में बटी हुई है, एक जो है वो 73rd, एक दूसरा 74th के लिए। 249 जो है उन सारे कंडीशंस को बताता है जहां पे कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी जो है वो एक्ट बना सकती है। आपको पता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का ये नतीजा है। 280 जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में कहता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये सब पूछा गया है। 315 जो है यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। 324 चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के बारे में। 352, 353, 360 ये तीनों जो है इमरजेंसी प्रोविजन है। 352 नेशनल, 356 स्टेट इमरजेंसी, इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सारे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी जो पूछा गया है वो एस्टीमेट कमेटी बड़ा मजेदार है क्योंकि ये लार्जेस्ट कमेटी है, इसमें 30 मेंबर होते हैं और केवल लोकसभा से इसमें मेंबर होते हैं, इसलिए ये पूछा गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इसलिए पूछा जाता है कि ये बहुत ओल्ड कमेटी, 1920s में इसका स्थापना हुई थी आजादी के पहले, और ये इसका जो चेयरपर्सन होता है बाय कन्वेंशन, कुछ ही कन्वेंशन हमारे यहाँ डेवलप हो पाए हैं, उसमें अपोजिशन पार्टी से पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जाता है। देन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को जो है अपना इस्तीफा देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, ये बड़ा मजेदार सा फैक्ट है जो पूछा जाता है। स्पीकर उसी तरह अपना इस्तीफा जो है डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है। स्पीकर जो है बाकी सब लोग अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देंगे, ऑफ कोर्स आपको पता है। स्पीकर जो है वो उसके 3 रोल आपको याद रखने हैं जो पूछा जाता है। ज्वाइंट सिटिंग को वो लोकसभा राज्यसभा का जब होता है तो वो चेयर करता है, यहाँ कंफ्यूज होने के लिए आपको लिख दिया था क्या वाइस प्रेसिडेंट करता है, नहीं, स्पीकर करता है लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग होने पे। देन मनी बिल को सर्टिफाई स्पीकर करता है, वही फाइनल पावर, यदि कह देगा ये मनी बिल है तो मनी बिल है। डिस्क्वालिफिकेशन का उसके पास आधा राइट है। डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 के तहत होती है जिसमें कि पार्ट 1 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया और पार्ट 2 जो है वो एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदलू होने, वैसे भी मान लीजिए कि अभी महाराष्ट्र में ये मामला आ सकता है, तो वहां जो दल बदलू वाले जो एंटी डिफेक्शन जो एक्ट के तहत यदि डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो वो स्पीकर को पावर है। यदि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और अदर रीजन से डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो प्रेसिडेंट को पावर है विद द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये स्पीकर का रोल है, याद रखिएगा। इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का होता है, इंपॉर्टेंट, अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होने वाला है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में बहुत फर्क है। वाइस प्रेसिडेंट का जो वोट देने का या इलेक्टोरल कॉलेज है वो सभी जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड हो, मतलब दोनों हाउस के सभी मेंबर जो है वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउस के केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड नहीं, याद रखिएगा। इसके अलावा जो स्टेट के एमएलए हैं जो इलेक्टेड होते हैं वो भी भाग लेते हैं प्रेसिडेंट में, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट के एमएलए भाग नहीं लेते हैं, तो ये चीज को याद कर लीजिएगा। रिमूवल जो है प्रेसिडेंट का बहुत ही खास है क्योंकि केवल प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो इंपीचमेंट होता है उसमें सुपर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। मतलब नॉर्मल केसेस में स्पेशल मेजोरिटी होती है कि जितने लोग उस हाउस में उस समय में वोट कर रहे हैं उसका 2/3 हो।
लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट में है कि उससे कोई फर्क नहीं कितने लोग वोट कर रहे हैं, जितने भी लोग वोट करें वो पूरे हाउस के जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3 होना चाहिए। ये बहुत ही सुपर मेजोरिटी है, प्रेसिडेंट के लिए केवल यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ना तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, ना गवर्नर के लिए होता है, ना ही यूपीएससी मेंबर्स के लिए होता है, ना ही इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए होता है। तो जजेस के लिए इंपीचमेंट होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए होता है, इलेक्शन कमिश्नर के लिए नहीं, और सीएजी के लिए होता है। और इन सब का उसी तरीके से होता है जैसे जजेस का होता है। यूपीएससी मेंबर का सिंपली यदि सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी हो और उस पे यदि आ जाए कि हाँ इन्होंने मिसबिहेवियर किया है या मिसडेमेनर किया है या कोई और चार्जेस, तो वो उसको हटाया जा सकता है। इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर को भी जो है बिना इंपीचमेंट के यदि सीईसी रिकमेंड कर दे तो इंक्वायरी पर हटाया जा सकता है। देन फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में जरूर जान लीजिए। फर्स्ट एआरसी जो है 1966 में बनी थी, इसकी चेयरपर्सन मोरारजी देसाई थे। बाद में वो जब वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो हनुमंता राव, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, वो बने थे। उनके भी रिकमेंडेशन में बहुत कुछ जो है लागू हुआ है जो पूछा गया है। सेकंड एआरसी तो और भी इंपॉर्टेंट था, ये 2005-6 में शायद गठित की गई थी। इसके वीरप्पा मोइली थे। इनका जो रिकमेंडेशन 2006 से 2009 तक आते रहा। इनकी रिकमेंडेशन 15 रिपोर्ट के फॉर्म में आई है, जो मैंने कई जगह रिप्रोड्यूस किया। 15 रिपोर्ट के एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि उसमें से कौन सा रिपोर्ट इन्होंने दिया है। सेकंड एआरसी के भी काफी सारी चीजों के रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से लेकर कई कई चीजें। प्रियम्बल के बारे में ये पूछा जाता है कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं। बिल्कुल पार्ट है, क्योंकि केशवानंदा भारती केस में इसको उसका पार्ट बना दिया गया। इसको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन ये सेल्फ स्टैंडिंग पीस ऑफ सुपर लॉ नहीं है। इसको यदि जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट में आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते कि ये चीज उसमें लिखा हुआ नहीं हो रहा है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बेरूबारी केस बहुत पिकुलियर है, क्योंकि उस समय में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रियम्बल पार्ट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बाद में केशवानंदा भारती केस में उसको पलट दिया गया। 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड घुसाया गया, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, प्रियम्बल में, याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जो पूछा गया है, पूछा सकता है कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे लागू किया गया था, मतलब इंप्लीमेंट किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। इसके लिए एक पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51A। इसमें 10 ड्यूटी थे। 11वां ड्यूटी जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 जो आरटी के लिए आया था, उसके तहत 11वां ड्यूटी जोड़ा गया मदर फादर पेरेंट्स का, कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। सुप्रीम कोर्ट का जो केसेज है वो शंकरी प्रसाद केस जो सबसे पहले है, उसमें ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिल्कुल अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर है 368 के तहत, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सज्जन सिंह केस में 1964 में पहली बार जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र होने लगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, एक जज ने कहा था। गोलकनाथ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस के पलटते हुए कहा कि नो, फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर ही नहीं सकती है। बाद में केशवानंदा भारती केस में गोलकनाथ को ही बदल दिया गया, कहा गया किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन बाद में मिनर्वा बिल में भी काफी कुछ डिफाइन किया गया, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म, लाइक दैट, 8-9 इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें मिनर्वा बिल में एक जजेस ने मतलब ये भी फैसला दिया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। एसआर बोम्मई केस 1994 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आर्टिकल 356 के मिसयूज को रोकने की पुरजोर कोशिश की गई, उसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ले आया गया। स्पीकर का वो अधिकार जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत। ये सेंटर स्टेट रिलेशन पे खासा असर डालता है, ये भी पूछा जाता है। सेंटर स्टेट रिलेशन पे बहुत सारे और कमीशन जो हैं वो पूछा जाता है। पहली कमीशन सरकारिया थी 1983 में, इन सब ने गवर्नर के रोल पे क्वेश्चन किया है। एमएम पुच्छी कमीशन 2007 में आई, जो जिसने कि गवर्नर के रोल पे बहुत क्वेश्चन किया था। उसने ये भी कहा था जो भी वेस्ट बंगाल में हो रहा है कि चांसलर यूनिवर्सिटी का गवर्नर को नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे स्टेट अब उस पर एक्ट बना रहे हैं। राजमुन्नार कमेटी जो है एक छुपा हुआ फैक्ट है, ये डीएमके गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में सेंट्रल स्टेट में बना दिया था। आनंदपुर साहिब जो है 1973 में बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन पे भी ये बयान था पंजाब में। इंटर स्टेट काउंसिल इससे जुड़ा हुआ है, 1990 में स्थापना हुई है। आर्टिकल 263 के तहत जो है प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। अभी इसको रिकंस्टिट्यूट की गई है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 263 आर्टिकल एंड इंटर स्टेट काउंसिल जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए बना है। आगे यदि कॉन्स्टिट्यूशन बढ़े तो 5 रिट आपको पता है, हैबिया कॉर्पस, मंडोमस एंड क्यू वारंटो और 2 सर्टेरी प्रोविजन, इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि रिट पिटीशन आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधा दायर कर सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो। लेकिन यदि आपका
कोई भी लीगल राइट भी या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी या अन्य कोई राइट भी आपका इन्फ्रिंज हो रहा हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो इसीलिए आर्टिकल 226 का जो दायरा है वो 32 से व्यापक है। 32 केवल तभी आप इन्वोक कर सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो, लेकिन लीगल राइट के लिए नहीं जा सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए नहीं जा सकते, जबकि हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। ये दोनों में फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, जामिया का, पूछा ही पूछेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में सीधा जिक्र है, जैसे सीएजी, एजी, सीसी, यूपीएससी मेंबर एंड ऑल। जिसका जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन किसी एक्ट से बनाया, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, वुमेन्स कमीशन हो गया, रेलवे बोर्ड हो गया, ऐसे तमाम 50 तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ये सब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूट से बने हैं, एक्ट को स्टैट्यूट कहते हैं। यदि इन दोनों ही तरह से नहीं बने हैं तो उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जैसे कि प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जान लीजिए। प्रेसिडेंट जो है एक टाइटुलर नॉमिनल हेड होता है, उसी के नाम से सारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है, लेकिन उसके हाथ में एक्चुअल कोई पावर नहीं होती, क्योंकि 74 आर्टिकल के तहत वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही अपनी डिसीजन को लेता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर होता है। इसका मतलब क्या है कि सारा जो एक रियल डी फैक्टो जो पावर है, सॉवरेन पावर, वो प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है, क्योंकि वही करता धरता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। जितने अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, लेकिन एक्चुअली करता कौन है? वो एसीसी, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट का चेयर जो है अगेन प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसी के रिकमेंडेशन पे जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। कहने के लिए तो ये लिखा गया है कि जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट करता है, और गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का समझ ही गए कि वो एकदम सब कुछ है, ऑल पावरफुल है इंडिया में, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एडवाइस से प्रेसिडेंट बंधा हुआ है, और प्रेसिडेंट के पास सारे पावर हैं। तो मतलब आप किंग मेकर हो, इसीलिए आप किंग से भी बड़े हो जाते हो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में जो है विपक्ष जो रूलिंग पार्टी का भी लीडर होता है, इसका मतलब पार्लियामेंट का भी लीडर हो जाता है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव दोनों का एक तरह से हेड जो है प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो हो जाता है। गवर्नर जो है वो एक तरह का सेंटर के एजेंट के तौर पे काम करता है। इसकी बहुत बुराई होती है, उसको एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। एमएम पुंछी, सरकारिया दोनों ने कहा, लेकिन इसको माना नहीं गया। तो अभी भी ये एक बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब एक झगड़े का जड़ है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। गवर्नर के पावर पे अभी बहुत स्कैथिंग रिमार्क, बहुत ही तीखा रिमार्क जो है अभी हाल में पेरीवेरलन के रिहाई के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको कोई भी खास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है जो वो करते हुए दिखते हैं। वो बिल्कुल एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट से वो बंधे हुए हैं, उसी तरह से प्रेसिडेंट बंधे हुए हैं। स्पीकर का मैंने आपको पीछे बता दिया, जरूर जानिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से कि स्पीकर अपना इस्तीफा जो है डिप्टी स्पीकर को सौंपता है, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। पंचायती राज की जो कमेटी है, बलवंत राय 1957 में ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए बेसिकली लाई गई थी, लेकिन इनके ही रिकमेंडेशन पे 3 टियर बना। अशोक मेहता जनता पार्टी लेके आई थी 78 में, इन्होंने 2 टियर कहा था। मंडल पंचायत की बात की थी, लेकिन माना नहीं गया। इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात कही थी, जो कि माना गया। जीवीके राव 1985 में प्लानिंग कमीशन ने स्टैब्लिश किया था। LM सिंघवी 1986 में राजीव गांधी के टाइम में, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात की थी। दांतेवाला कमेटी जो ने ब्लॉक लेवल प्लानिंग की बात की थी, पूछा जाता है। हनुमंता राव कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, ये भी पूछा जाता है। पीके थुंगन कमेटी 1989 में, और सादिक अली कमेटी भी से मैंने जस्ट केवल नाम दे दिया है कि इस बारे में पढ़ना चाहे तो पूछा जाता है इसमें से कौन है कौन नहीं है। सांथानाम कमेटी घुसा दिया जाता है इसमें, जो कि एंटी करप्शन कमेटी थी 1962 में, और ये तो कितनी बार पूछा जा चुका है कि इन्हीं के रिकमेंडेशन, सांथानाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीवीसी बनी 1964 में, जो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। और सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिनेश गोस्वामी कमेटी पूछा जाता है बहुत बार, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी है, इंद्रजीत गुप्ता भी उससे जुड़े हुए हैं। डिफरेंस 73rd 74th के बीच में बहुत सारा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी केवल 74th में है। इसके अलावा पेसा एक्ट जो है, जो एक्सटेंशन हुआ है, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, वो केवल 73rd के लिए हुआ है, वो भी केवल 5th शेड्यूल एरिया में, याद रखिएगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेट हो जाएगी। 74th को कोई नाता पेसा से नहीं। ये भी पूछा जाता है कि पेसा जो एक्ट आई थी 1996 में, किस कमेटी के रिकमेंडेशन? दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। CAG, UPSC,
ये सब जितने भी जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं वो सब अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, जो इंटर्न पार्लियामेंट में उसको प्रस्तुत करता है। एनुअल रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर कौन कौन से चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जैसे जजेस की सैलरी, पेंशन या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का सैलरी, ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। स्पेशल पावर लोकसभा और राज्यसभा के जो है वो तो बहुत पूछा जाता है। जैसे मनी बिल में जो है स्पेशल पावर है लोकसभा को, तो आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विस क्रिएशन में स्पेशल पावर है राज्यसभा को। तो राज्यसभा और लोकसभा को कुछ कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया सकता है, राज्यसभा में नहीं। कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की थी, आपको पता है कितने बार पूछा था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर, तो यूनियन कमेटी के नेहरू, प्रोविंशियल कमेटी के पटेल, ये सब पूछा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। 3 लिस्ट जो है 7 शेड्यूल में है और आर्टिकल 246 में भी इसका वर्णन है। वो 3 लिस्ट में यूनियन लिस्ट, जिसमें कि अब 100 सब्जेक्ट हो गए हैं, पहले 97 थे, फिर कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि 66 हो गए हैं, पहले शायद 61 थे, और स्टेट लिस्ट जो है, सब मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, उसमें शायद 61 सब्जेक्ट हैं। तो ये तीनों लिस्ट के बारे में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कौन से सब्जेक्ट किस लिस्ट में, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मनी बिल के बारे में बहुत सारा चीज आपको जानना चाहिए। आर्टिकल 109 110 में ये वर्णित है, शायद किसी एक में डेफिनीशन है, 110 में शायद डेफिनीशन है, या 109 में पढ़ लीजिएगा। स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करते हैं लोकसभा के कि ये मनी बिल है। लोकसभा को स्पेशल पावर है, इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही इसको प्रस्तुत किया जा सकता है पार्लियामेंट में, और एक बार यदि पास हो जाए तो प्रेसिडेंट उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता साइन करने से। इसके अलावा राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि उस बीच में आपको जो इस पे देखना है देखो। यदि कोई रिकमेंडेशन वो देती है अमेंडमेंट का, तो उसको लोकसभा माने चाहे ना माने, तब भी वो पास हो जाएगा। राज्यसभा को बहुत लिमिटेड पावर है। स्टेट जो है 28 है इंडिया में, यूनियन टेरिटरी 8, डिस्ट्रिक्ट 742 आज के समय में, और जब 2011 में तो 642 ही थे। ब्लॉक करीब 6600, विलेज करीब 6.5 लाख। इन 4 फिगर को जरूर याद कर लीजिए, पूछा जाता है। अब आइए सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, पता नहीं इनको क्यों लगाव है, इतना आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे लगा चूंकि ये पूछ रहे हैं तो मैं आपको कुछ बता देता हूं। पूरे जो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं, इन सबको मिला के सेंट्रल सेक्रेटरीट कहा जाता है। इसी नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट, क्योंकि वो बीच में बिल्डिंग में है जहां अब सेंट्रल विस्टा बनने वाली है। देन कैबिनेट सेक्रेटरीट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करती है कि जो कैबिनेट की बैठक होती है उसको कोऑर्डिनेट करती है, उसका एजेंडा बनाने में, उसको सर्कुलेट करने में। जब एक बार कैबिनेट की डिसीजन हो जाए तो उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोऑर्डिनेट करना मिनिस्ट्री में। और कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंदर में आता है, देख रेख में। उसके हेड कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी एक तरह से सिविल सर्वेंट के हेड माने जाते हैं। सबसे सीनियर मोस्ट जो सिविल सर्वेंट इंडिया में होते हैं, नॉर्मली आईएएस, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है। लेकिन अब उसका रोल डाइल्यूट हो गया है पीएमओ के उभर के आने से, क्योंकि बहुत सारा रोल जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरीट करता था अब पीएमओ करने लगा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में एक फर्क होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर, मतलब सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, इवन स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं। उसमें एक कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं, स्टेट रैंक के, और डिप्टी मिनिस्टर कहलाते हैं। कैबिनेट रैंक के मंत्री और जो स्टेट मंत्री जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज है, दोनों मिला के कैबिनेट कहलाता है। वो डे टू डे जो है फैसला इंडिया में एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं। पीएमओ के बारे में जामिया ने बहुत चीज बताया है, तो आप उसको एक बार याद कर लीजिए कि 1947 में जो है पीएमओ का गठन हुआ था, आजादी के टाइम में। उस समय में इसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहा जाता था। 1977 तक यही नाम रहा। उस समय में मोरारजी देसाई ने उसका नाम बदल करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर दिया। इसको जो है एक तरह का डिपार्टमेंट माना जाता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उसी टाइप का ये भी एक डिपार्टमेंट है। इसके अपने सबऑर्डिनेट एंड अटैच्ड ऑफिसेज हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जो होता है, जैसे अब हायरार्की इसको पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे भी हायरार्की बाद बताते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी सबसे नीचे, उसके ऊपर डायरेक्टर, उसके ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को हेड करता है, इसलिए उसको सेंट्रल सेक्रेटरीट कहते हैं। सेक्रेटरी मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। अब डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे यदि हायरार्की देखिए तो सबसे नीचे होता है असिस्टेंट, फिर सेक्शन ऑफिसर, और फिर या डेस्क ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, और फिर डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो एक डिवीजन को हेड करता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी एक विंग को हेड करता है, और सेक्रेटरी पूरे डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री को। आईएएस की जो कैडर कंट्रोलिंग है, मतलब जो जो डिपार्टमेंट उसके पूरे सर्विस का देख रेख करती है, वो डीओपीटी कहलाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, कार्मिक मंत्रालय में आती है। आईपीएस का होम मिनिस्ट्री, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, और इंडियन फॉरेन सर्विस का
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, एक एक मिनिस्ट्री उसे कैडर कंट्रोलिंग मानी जाती है हर सेंट्रल या ऑल इंडिया सर्विसेज का। जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, ये भी पूछा जाता है कि कौन से ऑल इंडिया सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। तीन ही सर्विस लिखी गई है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन जुडिशियल सर्विस। ध्यान दीजिए कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि है इंडियन ऑल इंडिया सर्विस, उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और लेकिन जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो नहीं अभी एग्जिस्ट करती उसका जिक्र है। देन ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस में क्या फर्क होता है ये भी पूछा गया है। ऑल इंडिया सर्विस वो सर्विस होती है जैसे आईएएस, आईपीएस एंड आप देख रहे हैं फॉरेस्ट सर्विस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर तो होते हैं, कैडर कंट्रोलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन काम लगभग पूरे जीवन भर स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं। जो सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर हैं, लाइक इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गए, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गए, या इंडियन टेलीकॉम, इंडियन पोस्टल, इस टाइप के सर्विस हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर भी होते हैं, कैडर कंट्रोलिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट और काम भी जीवन भर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं करते हैं। वो उन मंत्रालय में काम करते हैं जो प्योरली सेंट्रल यूनियन लिस्ट से बिलोंग करती है। देन लाइन स्टाफ ऑक्सिलरी मैंने आपको तीनों पहले ही बता दिया है। अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस जो है क्या होती है, जब कोई भी मिनिस्ट्री में अटैच या सबऑर्डिनेट ऑफिस उसके एक्सपर्ट या एडवाइजरी टाइप का फंक्शन करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए उसको स्टाफ एजेंसी आप कह सकते हैं। ये पूछा गया है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है इसमें बहुत बार पूछा गया। जैसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या है, सिविल सर्विसेज रूल आप कह लीजिए, सिविल सर्विसेज कोड, प्रमोशन, लाइन ऑफ हायरार्की जिसको स्केलर चेन कहते हैं, जो 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 रूल एंड रेगुलेशन जिससे चलती है, मैनुअल, ये सब जो है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है। जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे पार्लियामेंट कमेटी होती है, वो सब जो है लेजिस्लेटिव कंट्रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जुडिशियल कंट्रोल मंडमस के थ्रू होती है, तुम ये काम करो, जो कि जिसको रिट पिटिशन के थ्रू जो है एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देती है कोर्ट। तो इस तरह का जो कंट्रोल है तीनों, पब्लिक का भी कंट्रोल होता है, कई बार पब्लिक ओपिनियन से होता है, मीडिया के थ्रू होता है, प्रेशर ग्रुप बना के होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कंट्रोल है डिफरेंट स्टेट के ऑर्गन का, वो भी आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो क्या है, कब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में बना। इसको रैमसे मैकडोनल्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर भी थे ब्रिटेन को, वो उन्होंने इसको कह दिया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंडिया में ब्रिटिश टाइम में एक वो कछुआ है जिसके की पीठ पे सवार होकर के इंडियन गवर्नमेंट रूपी हाथी जो है वो चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इसमें आप वॉरेन हेस्टिंग्स को याद कर लीजिए, रैमसे मैकडोनल्ड को याद कर लीजिए। ये भी समझिए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पहले क्या करता था, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करता था, जुडिशियल फंक्शन भी करता था, वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था, वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था। अब उसके काफी सारे फंक्शन जो है डाइल्यूट हो गए हैं आजादी के बाद से, वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लगा है। रूल ऑफ लॉ तो अभी भी बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जितने इसमें जो बुक्स एंड ऑथर हैं, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि इतने ही याद कीजिए, लेकिन इसको बिना याद किए मत जाइए एग्जाम में। मतलब मैं जितने भी फैक्ट बोल रहा हूं उसको बिना याद किए मत जाइए। इस वीडियो को कम से कम 6 बार 7 बार देख लीजिएगा। देखिए, वुड्रो विल्सन ने शुरुआत किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी का, उस बुक का नाम ही था, बुक नहीं ऐसे था बेसिकली, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उन्होंने एक लाइन भी खींच दी थी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। उस लाइन को गहरा किया गुडनॉ के इस बुक ने, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक दीवार, डाइकोटमी इसको कहते हैं, पॉलिटिक्स वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों बुक को मत भूलिए। देन फायोल का जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कैसे भूल सकते हैं, 14 पॉइंट प्रिंसिपल। एलडी वाइट का आप कैसे भूल सकते हैं, इंट्रोडक्शन, सॉरी एलडी वाइट की, यस, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक कहलाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कितने ही एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड टेक्स्ट बुक कहलाता है विलोक बाय का प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927। देन गुलिक उर्विक का, जिसमें पोस्ट कॉर्ब उन्होंने दिया था, पेपर्स ऑन साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इन्होंने एडिट किया था गुलिक उर्विक 1930, इसी से पोस्ट कॉर्ब जो है फेमस हुई। देन रॉबर्ट डहल ने एक बुक लिखा, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम। इन्होंने कहा कि यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर, वैल्यू और कल्चर के चलते इसको साइंस नहीं बना जा सकता, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उन्होंने क्या प्रॉब्लम बताया, कौन कौन कहा कि प्रॉब्लम है इसको साइंस बनाने में, रॉबर्ट डहल। 3 प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिएटिव एक्सपीरियंस, एमपी फॉलेट मत भूलिए। चेस्टर बर्नार्ड का फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। साइमन का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, साइमन को जो है नोबेल प्राइज भी 1978 में मिला था, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, रैशनल चॉइस थ्योरी। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट डिवाइड वाल्डो, जो कि फर्स्ट मिनोबुर्ग कॉन्फ्रेंस से करता धरता, और फ्रैंक मैरिनी की ये बुक टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनोबुर्ग पर्सपेक्टिव, और ऑसबर्ग गैबलर का री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। मैं हो सकता है कुछ और इंपॉर्टेंट बुक छूट रहा हो, लेकिन इसको तो बिल्कुल ही दिमाग में रख करके जाइए। अब जो है, जो ये 2 स्लाइड लास्ट में है, मैंने थोड़े क्वेश्चन को जो मुझे थोड़े टिपिकल लगे मैंने लिख दिया है। वैसे तो अब ये कहना
मतलब ये करना बहुत मुश्किल है। 10 स्लाइड बना सकता हूं मैं, क्योंकि इतने सारे टिपिकल क्वेश्चन हैं। तो चलिए ठीक है, ये दो को एक बार फिर से देख लीजिए जो इन्होंने पूछा है 4-5 साल में जो मैंने देखा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का विलोक बाय ने कहा, रट लीजिए। प्रेशर ग्रुप को एनोनिमस एम्पायर सैमुअल फाइनर ने कहा, ये भी याद कर लीजिए। एनोनिमस एम्पायर बहुत बार पूछा गया। टेलर एंड सिमन जो है यूनिटी ऑफ कमांड को अपोज करते हैं, मैं दूसरी बार बता रहा हूं क्योंकि स्पेशलाइजेशन को काटता है। 9 शेड्यूल जो है फर्स्ट अमेंडमेंट से घुसाई गई थी नेहरू जी ने पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ। 9 शेड्यूल वो है जिसमें कि आर्टिकल 31 बी के तहत, मुझे मेमोरी से बोल रहा हूं, उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाया जाता है। वैसे अब वो बच नहीं पा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज हैदराबाद में है, ये बड़ा छुपा हुआ है जो पूछा गया। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है ये पूछा गया। वोट ऑन अकाउंट बेसिकली क्या होता है, जब बजट पास करने में देरी हो जाती थी पहले, क्योंकि बजट फरवरी के लास्ट डे में आता था, अब तो देरी नहीं होती है, तो उस समय में 2 महीने के लिए आपको टेम्पोररी जो है, जो पिछला बजट होता था उसका 1/6 आपको दे दिया जाता था डिपार्टमेंट को, कि चलो जब तक बजट पास नहीं होता तुम 1/6 ऑफ द लास्ट बजट आप खर्चा कर सकते हो। इसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। वो जल्दी से पास हो जाता था, और वोट ऑन अकाउंट पास होकर के वो एक बजट का एक जस्ट पूंछ था, जिसको कि चलो भाई गवर्नमेंट का काम धाम ना रुके, नहीं तो यहाँ ताला लग जाएगा गवर्नमेंट में। बजट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, उसमें बजट डिवीजन होती है, वो बनाती है। ये भी पूछा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो 243 जेड डी आर्टिकल के तहत है, 74th अमेंडमेंट, ये भी पूछा गया है। होम मिनिस्टर चेयर करता है जोनल काउंसिल के मीटिंग को, जो बनी है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। ये ध्यान रखिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि जोनल काउंसिल कोई बॉडी ऐसी नहीं है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी के स्टैट्यूटरी एक्ट के तहत जो है जोनल काउंसिल बनी, जिसका चेयर एचएम करते हैं, होम मिनिस्टर, जबकि इंटर स्टेट काउंसिल का चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं। सेवोत्तम मॉडल 2 बार पूछा गया है। ये सिटीजन चार्टर, पब्लिक ग्रीवांस और एक्सेलेंस इन सर्विस डिलीवरी को मिला करके सेवोत्तम मतलब उत्तम सेवा, गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी। एंड्रयू जैक्सन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका में 1880 के 70-80 में, वहां स्पॉइल सिस्टम आया था, इसको पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। एफएम मार्क्स, साइमन को 1978 का नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, जबकि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर माने जाते हैं। यूनिक फैक्ट, आयुष्मान भारत योजना हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है। 5 लाख तक का उसमें बीमा फ्री मिलता है गरीब परिवारों को, हेल्थ बीमा। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। सिस्टम अप्रोच को ब्लैक बॉक्स कहते हैं, पूछा गया। जामिया के बारे में कुछ जान लीजिए। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और नजीब जंग इसके VC रहे। नजीब जंग बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के बने, जाकिर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनके VC इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे रहे हैं। करंट VC कौन है ये भी जान लीजिए, एक वुमेन है, मैं नाम मेमोरी से नहीं बता पा रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये सब पूछा जा सकता है। राजस्थान जो है वो फर्स्ट था पंचायती राज को इंप्लीमेंट करने में। नागौर में नेहरू जी ने शायद जाकर के उद्घाटन किया था 1959 में, मेमोरी से बोल रहा हूँ। इतना जरूर याद रखिए कि फर्स्ट टू इंप्लीमेंट पंचायती राज था। महाराष्ट्र इज फर्स्ट टू इंप्लीमेंट लोकायुक्ता, ये भी पूछा जाता है। केरला इज फर्स्ट टू हैव ओम्बड्समैन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी पूछा गया है। देन दूसरा देखिए, लास्ट हो जाएगा। स्मार्ट गवर्नमेंट जो है उसका एक्रोनेम है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट। एक बार पूछा गया है। कट मोशन जो है 100 रुपए से नोशनल कट यदि बजट में हो जाए डिमांड फॉर ग्रांट में, तो सरकार गिर सकती है, कट मोशन कहते हैं। गुलिटन क्या कहता है कि यदि अब बहुत सारे बिल बचे हुए हैं जैसे बजट में और डिमांड फॉर ग्रांट में, अब डिस्कशन के लिए टाइम नहीं है, तो सबको एक ही बार रखो, ब्लॉक वोटिंग, एक ही बार कहो भाई हाँ सब हाँ 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 यस यस, और सब पास कर दो। इसको गुलिटन कहते हैं, फ्रेंच से लिया गया है। बहुत सारे और पार्लियामेंट्री टर्म आपको जानने चाहिए जो मैंने अपने एग्जाम गाइड में दिया है। ऑडिट को सेपरेट किया गया अकाउंट से इंडिया में 1976 में, पोस्ट को टेलीकॉम से 1985 में, और दूरदर्शन को AIR से 1976 में। जरूर याद कर लीजिए क्योंकि 1976 को कॉमन है, तो 2 ही डेट आपको याद करना है। 0 आवर जो है वो क्वेश्चन आवर के बाद पूछा जाता है। क्वेश्चन आवर और लंच के बीच में बिना किसी नोटिस के कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं मेंबर, लेकिन उसका जवाब देना जरूरी नहीं है। इसको 0 आवर कहते हैं। ये इंडियन इनोवेशन है, 1962 में शुरू हुआ। राइट टू वोट लीगल है या कॉन्स्टिट्यूशनल, इस पे तो आप पूरा रिसर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो जामिया का एग्जाम छोड़ दीजिए और रिसर्च कीजिए 3 महीने का। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे कोर्ट के जो डिसीजन है वो उसको लीगल तक ही मानते हैं, जो कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत हमें दिया गया है। लेकिन कई जो जजमेंट ये कहता है नहीं, आर्टिकल 326 में एडल्ट फ्रेंचाइज लिखा हुआ है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल ही नहीं है, तो कोई क्लियर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल, अब इस पे कोई पता नहीं है। अब ये क्वेश्चन यदि आएगा तो मैं क्या बोलूं आपको, कहीं पे लीगल सही होगा, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल सही होगा, सेटर जो माने। मैं कहूंगा कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली टिक मार दीजिएगा, ज्यादा चांस है सही होने का।
हु क्वाइन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गोस्वामी और वेडनर? अगेन एक पिकुलियर क्वेश्चन। यदि दोनों आ गया तब तो आपकी बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यदि एक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह गोस्वामी इसमें सही है, यूएल गोस्वामी, कई जगह वेडनर। दोनों आए तो क्या कीजिएगा, गोस्वामी को मार लीजिएगा, इंडियन है शायद, उसी को ये लोग सही मानेंगे। ग्रेप वाइन जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहते हैं, ये जरूर जो है याद कर लीजिए। बार्नार्ड एंड समन साइमन दोनों जो है ऑथोरिटी को मानते हैं कि वो कॉन्सेंट ऑफ सबॉर्डिनेट पे बेस्ड है। मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 74th अमेंडमेंट के तहत है। दूसरी बार बता रहा हूँ, आर्टिकल 243 जेड डी के तहत आया, यहां तक पूछा गया है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया लॉर्ड रिपन हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैंने जितना बोलना था बक दिया, मैंने पूरी अपनी एनर्जी दे दी। एक वीडियो और जो मैंने जस्ट भी ड्रॉ कर लिया था पिछले बार कि मैं अपडेट करूंगा, लेकिन टाइम नहीं है तो मैं उसको एज इट इज डाल दूंगा। उसमें और आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे। उसमें लिखा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिक्स, वो आपको शाम तक वो भी वीडियो मिल जाएगा। मुझे लगता है कि इसके साथ ही मैंने पूरा न्याय किया है। मेरे में जितनी ताकत थी मैंने झोंक दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, 5 साल से भी ज्यादा क्वेश्चन और लास्ट मिनट टिप्स। तो इसलिए आप ये सोचिए कि सर ने आपके लिए इतना मेहनत किया है तो आप भी अपने लिए पूरा मेहनत करें, लेकिन हंसते खेलते खुशी से एग्जाम दें। सबसे इंपॉर्टेंट, अपना नर्व बनाए रखें। याद रखें कि स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन याद करके जाना है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। अरबिट आएगी तो मुस्कुराएंगे, देखेंगे, अपना पूरा दिमाग देंगे, इलिमिनेट करेंगे, लेकिन परेशान नहीं होंगे क्योंकि वो सब के लिए एक ही होगा, स्कोरिंग लो जाएगी। यदि आप और भी आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवल यहीं पर रुक नहीं रहे हैं, सीयूईटी, डीयूईटी या यूजीसी नेट, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद चला रहा हूं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसके बारे में अब डिटेल बोलना तो बेकार ही है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये एक नॉमिनल कॉस्ट पे, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पर भेजें, आपको गाइड किया जाएगा। इस तरह से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड गुड विशेज, कल जरूर पेपर शेयर कीजिए, और फिर हम लोग होगा तो टाइम मिला तो डिस्कस भी करेंगे कैसा पेपर आया है। सो बाय, गुड विशेज।